हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं नितेश राजपूत की वीडियो है जंतर मंतर पर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। देखिए 6 जून 2026 को जब जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो इसके 22 दिन बाद 28 जून को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करके हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं। टर्निंग पॉइंट इसलिए क्योंकि नॉर्मल प्रोटेस्ट में जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, गर्मी बढ़ती है, लोगों को अपना काम वगैरह देखना होता है, तो टाइम के साथ साथ भीड़ कम होने लगती है और प्रोटेस्ट दब जाता है। गवर्नमेंट पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता, ज्यादा कुछ होता है तो बिजली काट दो, पानी बंद कर दो, टॉयलेट हटा दो, भीड़ खुद परेशान होकर चली जाती है। लेकिन हंगर स्ट्राइक अगर बहुत ज्यादा दिन तक बढ़ जाए तो गवर्नमेंट पे इसका उल्टा असर होता है, ज्यादा प्रेशर बनता है। लोग जब एक आदमी को रोज मरने जैसी हालत में देखते हैं तो पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता है और ये चीज गवर्नमेंट को कभी पसंद नहीं आती। और एग्जैक्टली यही चीज सोनम वांगचुक के केस में हुई। 12 जुलाई के बाद जब सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक में 2 वीक क्रॉस किए थे तो बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का प्रेशर बढ़ने लगा। गवर्नमेंट के सामने दिक्कत ये थी कि गवर्नमेंट वांगचुक को ऐसे छोड़ नहीं सकती थी। डे बाय डे लोगों की सिंपैथी वांगचुक के साथ जा रही थी और अगर गलती से भी उनको कुछ हो जाता तो एक अवार्ड विनिंग एक्टिविस्ट गवर्नमेंट की आंखों के सामने देश की राजधानी में भूखा मर गया, ये लाइन बीजेपी गवर्नमेंट का कभी पीछा नहीं छोड़ती। और अगर दूसरे ऑप्शन में पुलिस भेज के जबरदस्ती करके टेंट वगैरह हटा दिया जाता, सबको भगा दिया जाता, तो एक 60 साल का आदमी जो वायलेंस नहीं कर रहा है, शांति से लेटा हुआ है, उससे लोग गवर्नमेंट से और ज्यादा गुस्सा होते। और तीसरा ऑप्शन ये था कि धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन करवा दो, सब अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें भी दिक्कत ये थी कि बीजेपी गवर्नमेंट वीक दिखेगी। ऑपोजिशन में एक ऐसा मैसेज जाता कि अगर ढंग से प्रोटेस्ट करवा दिया तो इस गवर्नमेंट को कभी भी झुकाया जा सकता है। इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा था कि ये एनडीए की सरकार है, यहां मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। तो ये जो टाइम चल रहा था, इस टाइम पे इसी तरीके की जद्दोजहद चल रही थी। इन सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करने की बजाय प्रोटेस्ट के अंदर एक अलग चीज हो जाती है। होता क्या है कि 15 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाली जाती है कि वांगचुक जो है उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, जान तक जाने का रिस्क है, उनको फोर्स फीडिंग करवाई जानी चाहिए ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन इसमें अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पीआईएल डाली थी, ना तो वांगचुक के किसी दोस्त ने डाली थी, ना फैमिली, ना सीजेपी ने, बल्कि एक प्राइवेट फर्म के एडवोकेट राकेश कुमार सेन ने डाली, जिनका वांगचुक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और बस यहीं से सोशल मीडिया पे ट्वीट शुरू हो गए और ये क्लेम होने लगे कि पीआईएल बीजेपी ने करवाई ताकि वांगचुक को हटाने का लीगल रास्ता देखा जाए। लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस जो थी उसमें इनका लिंक बीजेपी से कोई नहीं निकला। तो अब जब ये पीआईएल डली तो इसके अगले दिन 16 जुलाई को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि सोनम वांगचुक के केस में मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। लेकिन इस ऑर्डर में एक चीज याद रखिएगा कि इस ऑर्डर में कहीं भी फोर्स फीडिंग या वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से हटाने की बात नहीं कही गई थी। लेकिन जब ये ऑर्डर आया तो गोली की स्पीड से काम होना शुरू हो गया। सेम डे आरएमएल, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करके आरएमएल को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया और सुबह शाम वांगचुक की हेल्थ की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई। अब देखिए ये तो वो काम था जो फाइल पे दिख रहा था, लेकिन सेम टाइम पे कुछ चीजें और हो रही थी जो फाइल पे नहीं थी। यानी सारी चीजें चल रही थी। तो इस टाइम पे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे सतीश गोलचा और इनके नीचे जो डिपार्टमेंट था, ये जो पूरी सिचुएशन चल रही थी इसको लेके कुछ तैयारी कर रहे थे। अब वो तैयारी क्या कर रहे थे ये भी बाहर नहीं आया, लेकिन तैयारी चल रही थी और इसी से रिलेटेड कुछ डिटेल जो थी वो डिपार्टमेंट से लीक हो गई। अब इसके अगले ही दिन 17 जुलाई को यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सतीश गोलचा को हटा के उनकी जगह आईबी के स्पेशल डायरेक्टर अनुराग कपूर को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया। सतीश गोलचा जो थे उनका टेन्योर 2027 तक था। एक कमिश्नर को ऐसे बीच में हटाया जाना ये नॉर्मल चीज नहीं है। इस इंसिडेंट से आप इस पूरी सिचुएशन की इमरजेंसी समझ सकते हो। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया कि ये सब वांगचुक को अरेस्ट करवाने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए 16 जुलाई को कोर्ट का ऑर्डर आया, 17 तारीख को दिन में सतीश गोलचा को हटा के अनुराग कुमार को पुलिस कमिश्नर बनाया गया। मतलब कि कुछ घंटे पहले अनुराग कुमार आईबी में थे। इनकी पूरी जिंदगी इस तरीके के सीक्रेट प्लान बनाने में गुजरी और कमिश्नर बनने के कुछ ही घंटों बाद यानी कि 17 जुलाई को रात को इन्होंने जितने भी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस थे इन सबको एक मीटिंग के लिए बुलाया और इसी मीटिंग में सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने का प्लान बना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो प्लान था ये आखिर था क्या?
देखिए ये जो प्रोटेस्ट साइट थी वहां पे पुलिस ने हर जगह पे सर्वेलांस कैमरा लगा रखे थे। बहुत सारे पुलिस वाले सिविल यूनिफॉर्म में प्रोटेस्टर्स के बीच में ही घूम रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी मेंबर थे उन सब का रूटीन फॉलो किया जा रहा था। कब ये खाना खा रहे थे, कब ये सो रहे थे, कहां जा रहे थे, नहाते कहां थे, किस टाइम स्टेज पे कम भीड़ रहती थी, ये सारी चीजें फॉलो हो रही थी। तो ये सारी चीजें जब ये फॉलो कर रहे थे तो इनको पता चला कि मॉर्निंग में 6 बजे का आसपास का जो टाइम होता है इसमें एक छोटी सी विंडो होती है जिसमें सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके स्टेज पे नहीं रहते, और ये एक लौती ऐसी विंडो थी जिसमें सोनम वांगचुक के आसपास सबसे कम वॉलंटियर्स रहते हैं। तो एज पर इंडिया टुडे मॉर्निंग के इसी स्पेसिफिक टाइम को सेलेक्ट किया गया सोनम वांगचुक को उठाने के लिए, सॉरी मेडिकल इंटरवेंशन के लिए। अब देखिए यहां से जब टाइम वगैरह सब सेलेक्ट हो गया तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस पूरे ऑपरेशन को सीक्रेट रखना। तो इसके लिए हायर अथॉरिटी जो थी इन्होंने क्या किया कि सेम टाइम पे यानी कि 17 जुलाई को रात को 11 बजे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एसएचओ थे उनके पास एक मैसेज भेजा कि 20 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। तो इसके लिए आप सब लोग अपने साथ 10-10 पुलिस वाले लेके मॉर्निंग में 3 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो है वहां पे पहुंच जाना। और जब ये मैसेज डाला गया 11 बजे के करीब ये मैसेज डाला गया था, इन्हीं सबके बीच में 1 घंटे बाद 12:03 पे प्रोटेस्ट साइट से सोनम वांगचुक ने भी एक वीडियो अपलोड कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को सब लोगों को इकट्ठा होकर पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना। तो अब इसके कुछ ही देर बाद 3 बजने वाले थे और जैसे ही मॉर्निंग में 3 बजते तो उस समय 18 जुलाई हो चुकी थी। सारे एसएचओज अपने साथ 10-10 पुलिस वाले लेके जैसा डिसाइड हुआ था पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे इकट्ठा हो जाते हैं। इन सब में से किसी को अभी तक ये नहीं पता था कि इन लोगों को ही वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से उठाना है। तो इसके बाद यहीं से इन सबको मंदिर मार्ग थाने पे ले जाया गया और फिर वहां पहुंचने के बाद न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी सचिन शर्मा ने इन लोगों को पहली बार पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया कि यहाँ पे कोई पार्लियामेंट की ड्रिल वगैरह नहीं होनी है। सोनम वांगचुक की तबीयत खराब है, उसकी वजह से प्रोटेस्ट साइट पे जाना है, वहां से उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाना है और इस पूरे ऑपरेशन को 30 सेकंड के अंदर करना है, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और इसको इस तरीके से करना है कि कोई भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर फोटोग्राफ वगैरह ना ले पाए। इस पूरे ऑपरेशन को मिलिट्री स्टाइल लेयर्ड ऑपरेशन की तरह डिजाइन किया गया। एज पर इंडिया टुडे इसमें इन्होंने 3 लेयर बनाई। सबसे अंदर वाली जो लेयर थी उसमें 30 से 35 स्पेशल स्टाफ और लोकल पुलिस थी। इन लोगों को वर्दी की जगह ऐसे कपड़े पहनने थे कि जिससे ये डॉक्टर लगे। इन लोगों को वहां पे जाके एक व्हाइट चादर से वॉल बनानी थी ताकि कोई भी फोटो ना ले सके और उस वॉल के अंदर ही पूरा का पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करना था। और फिर वांगचुक को एम्बुलेंस में बैठा के ले जाना था। कौन वांगचुक को उठाएगा, कौन व्हाइट चादर से वॉल बनाएगा, कौन स्टेज पे होगा, कौन एम्बुलेंस के पास होगा, सबका काम फिक्स था। इसके बाद जो दूसरी लेयर थी उसमें सीआरपीएफ और आरएएफ की टीम थी। इनका टास्क था अगर बैरिकेड एरिया के बाहर प्रोटेस्टर्स कुछ हरकत करने लगे तो उसको कंट्रोल करना। और तीसरी लेयर में सीनियर ऑफिसर थे जिनको एम्बुलेंस और पुलिस वैन के कंट्रोल पॉइंट पे खड़े होके अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वहीं से कमांड देना। और इसके बाद एग्जिट प्लान भी था। ट्रैफिक पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि प्रोटेस्ट साइट से लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल तक जब तक ऑपरेशन चलेगा पूरा रूट क्लियर रहेगा, उस टाइम पे ट्रैफिक नहीं रहेगा, कोई रेड लाइट नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें डिसाइड होने के बाद जो अगले 1-2 घंटे थे ये लोग पूरे प्लान की मॉक ड्रिल करते हैं और फिर 5 बजे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली ये फाइनल ब्रीफिंग देते हैं। और ये ब्रीफिंग देने के बाद एम्बुलेंस और फोन जैमर और पूरी टीम धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचने लगती है। और फिर प्रोटेस्ट साइट पे पहुंच के ये लोग अभिजीत दिपके का प्रोटेस्ट साइट से उठ के जाने का वेट करते हैं। इसके साथ साथ एक और सीनियर थी जो प्रोटेस्ट साइट पे कैमरास लगे थे उनसे ये सारी चीजें लाइव देख रही थी। अब जब ये सारे लोग वेट कर रहे थे मॉर्निंग में तो 6:30 पे अभिजीत दिपके स्टेज से उठते हैं और थोड़ी दूर पे ही झंडे वालान में एनसीपी स्पोक्स पर्सन अनीश के घर की तरफ निकल जाते हैं। अभिजीत दिपके के निकलते ही पूरे एरिया में फोन जैमर से मोबाइल इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया जाता है और फिर स्पेशल स्टाफ और लोकल पुलिस की एक टीम स्टेज की तरफ पहुंचती है और सेम टाइम पे दूसरी टीम दिपके जिस घर में गए थे वहां पे जाके दिपके को हाउस अरेस्ट कर लेती है। अब देखिए जब पूरी टीम सिविल ड्रेस में स्टेज पे चढ़ी तो शुरू में तो लोगों ने सोचा ये लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए आए होंगे, लेकिन फिर ये लोग स्टेज पे चढ़ने के बाद व्हाइट चद्दर से वॉल बना के वांगचुक को उठाना स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे लोग रेजिस्ट करना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने की भी कोशिश करते हैं तो उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं। वहां पे जो लोग थे उन्होंने बाद में बताया कि वहां पे झड़प भी हुई, उनको मारा भी गया। ये इमेज में देखिए आप, ये इधर ये व्हाइट चद्दर से इन्होंने वॉल बनाई है, ये इस साइड एम्बुलेंस वेट कर रही है और इधर ये कुछ डॉक्टर के कपड़ों में घूम रहे हैं। प्लान ये था कि पूरा ऑपरेशन 30 सेकंड में होगा, लेकिन 30 सेकंड की जगह 2 मिनट से ज्यादा लग गए इस ऑपरेशन में। और फिर
उसके बाद 7:40 पे ये लोग सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी ब्लॉक के 8th फ्लोर में शिफ्ट कर देते हैं और शिफ्ट होने के बाद दूसरी तरफ जो अभिजीत दिपके को हाउस अरेस्ट किया था उसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद 10 फुट का बैरिकेड लगाया जाता है प्रोटेस्ट साइट के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो थी वो काट दी जाती है। इनफैक्ट अगले 1 घंटे तक मोबाइल नेटवर्क बंद रखा जाता है। सीजेपी प्रोटेस्ट के साथ थोड़ी दूर पे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा के नेहा, अमीन और मनीष ये भी प्रोटेस्ट पे बैठे थे। यहां भी एक पुलिस की टीम भेजी जाती है, लेकिन तब तक इन लोगों को पता चल चुका था कि ये आम कपड़ों में पुलिस वाले ही हैं, तो इन लोगों ने ह्यूमन चेन बना के उन लोगों को ले जाने से रोक दिया। अब सोनम वांगचुक सफदरजंग हॉस्पिटल में थे, उसी हॉस्पिटल में इनकी वाइफ भी पहुंचती है और पहुंचने के बाद उनको सोनम वांगचुक का पोटेशियम लेवल जो था 2.9 बताया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 2.9 पोटेशियम लेवल है ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, पोटेशियम बहुत ज्यादा गिर जाए ना दिल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब कि इस सिचुएशन में ये वो नंबर हो गया था जो डिसाइड करने वाला था जो मरीज है वो हॉस्पिटल पूरी है या नहीं। लेकिन ये नंबर देख के वांगचुक की जो वाइफ थी उन्होंने कहा कि कल यानी कि 17 जुलाई को 4:16 पे पोटेशियम लेवल जो था वो 4.3 नॉर्मल रेंज में था और इतने कम टाइम में अगले ही दिन 2.9 कैसे हो सकता? इन्होंने इंडिपेंडेंट लैब से टेस्ट करवाया, अगले दिन इसका लेवल 3.5 आया, नॉर्मल रेंज में था। तो 3 दिन में अलग अलग 3 टेस्ट हुए, एक दिन 4.3 आया, एक दिन 2.9 आया और एक दिन 3.5 आया। सिर्फ जिस दिन पुलिस ने वांगचुक को उठाया था उसी दिन इतना ज्यादा कैसे गिर गया? लेकिन वांगचुक की वाइफ ने कहा कि आगे चल के ये नंबर रिपोर्ट में से हटा दिया गया और उसकी जगह लिख दिया डिक्रीज पोटेशियम लेवल। एज पर द फेडरल कोर्ट ऑर्डर में डेली हेल्थ मॉनिटरिंग एट द साइट की बात नहीं हुई थी। वांगचुक को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए नहीं बोला गया था। वाइफ ने कहा कि पुलिस ने जिस कोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे वांगचुक को उठाया है उस ऑर्डर में वो एक्शन ही नहीं लिखा हुआ है। वांगचुक की वाइफ का यही लीगल आर्गुमेंट भी था कि सिर्फ मेडिकल मॉनिटरिंग अलाउ की गई है, हॉस्पिटल के अंदर ऐसे बिना मर्जी के उठा के ले जाना नहीं लिखा गया, तो ये इलीगल। तो अब ये जो मैं बता रहा हूं ये तो हुआ पुलिस का मेडिकल इंटरवेंशन, लेकिन इस मेडिकल इंटरवेंशन के बाद रिएक्शन और ज्यादा खराब हो गया। ये लग रहा था कि सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से हटाने के बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट हुआ और ज्यादा बढ़ गया ये मामला, क्योंकि इसके बाद जंतर मंतर पे भीड़ 3 से 4 गुना और बढ़ गई और इसके अगले दिन 19 जुलाई को सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना सफदरजंग हॉस्पिटल से वांगचुक का एक हैंड रिटन नोट जो उनकी वाइफ के थ्रू बाहर आया और फिर ट्विटर पे पोस्ट हुआ। ये उसकी कॉपी है। इसमें अगर आप नीचे देखोगे तो उन्होंने खुद लिख रखा है फ्रॉम माई इलीगल डिटेंशन एट सफदरजंग। इस लेटर में वांगचुक ने प्रोटेस्टर्स को बोला कल यानी कि 20 जुलाई को इंडिया की सेकंड फ्रीडम मूवमेंट है, पार्लियामेंट तक मार्च करो और इसे बड़ी सक्सेस बनाओ। तो कहने का मतलब है कि अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत ही कम टाइम बचा था पार्लियामेंट मार्च शुरू होने में। 20 जुलाई को मॉर्निंग में 9 बजे का टाइम फिक्स कर दिया गया था मार्च के लिए। अब यहां से हर तरफ एक ही बात चलने लगी कि 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च करनी है। सीजेपी की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा है, बीजेपी और कांग्रेस से भी ज्यादा है। खाली गूगल फॉर्म के थ्रू इन लोगों ने 3.5 लाख साइन अप करवा लिए थे। 24/7 यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर प्रोटेस्ट साइट से डायरेक्ट वीडियो बनाकर सबको मार्च पे आने के लिए बुला रहे थे। हर रील, हर मीम, हर पोस्ट पे बस यही चल रहा था कि 20 जुलाई यानी कि कल 9 बजे पार्लियामेंट पे मार्च करनी है। और सीजेपी जो थी ये अकेले प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ये भी इनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे थे तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के 6 और स्टूडेंट भी स्ट्राइक पे थे और इन लोगों की सबसे बड़ी पावर थी इनका कैंपस नेटवर्क। ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। डीयू, जेएनयू, जामिया, हर कैंपस में इनके यूनिट, इनके लीडर, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने का रेडीमेड स्ट्रक्चर इनके पास पहले से ही था। तो इन्होंने भी अपनी सारी मशीनरी यूज करके स्टूडेंट्स को पार्लियामेंट मार्च में पहुंचने के लिए कहा। इसके साथ 23 लाख लोगों ने नीट का एग्जाम दिया था। 23 लाख बच्चे मतलब 23 लाख परिवार, 1 करोड़ से ज्यादा लोग थे। इसका आधा % भी बहुत होता है। इंडिया के अलग अलग स्टेट से ये लोग भी दिल्ली की तरफ मार्च करने पहुंचने लगे और इसके साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी जितनी थी, इन लोगों का खुद का कैडर बहुत बड़ा है, इन लोगों की खुद की स्टूडेंट विंग्स है, तो इन्होंने इनको भी बुला लिया। प्रोटेस्ट अभी अगले दिन होना था, लेकिन 19 जुलाई की रात से ही भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। टाइम्स मैगजीन ने कहा 20,000 प्रोटेस्टर थे, द कैरावन ने कहा 50,000 थे। अब एक्चुअल कितने थे ये तो नहीं पता था, लेकिन इतनी छोटी सी जगह में ये बहुत बड़ा नंबर हो गया था। अब मार्च तो अगले दिन होना था, लेकिन 19 जुलाई को ही जब इस तरीके से भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस को समझ में आ गया कि यहां से सिचुएशन खराब हो सकती है। पुलिस ने 19 जुलाई को शाम को 7:23 पे पब्लिक एडवाइजरी इशू कर दी। इसमें इन्होंने ये कहा कि देखो इतने सारे लोग ये जो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं
उसकी कोई भी परमिशन नहीं है। अगर कोई ये करेगा तो ये एक अनऑथराइज्ड मार्च होगा, लेकिन उसके बाद भी भीड़ कुछ भी नहीं मान रही थी। और फिर दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि इन्होंने BNSS की धारा 163 लगा दी, मतलब कि एक जगह पे 5 या फिर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, इसको क्राइम माना जाएगा। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सब पहुंचते चले जा रहे थे। और दिल्ली पुलिस ने रात में ही अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि अगले दिन बहुत कुछ होने वाला है। पुलिस ने अलग अलग लेयर बना ली थी। दिल्ली के बॉर्डर पे इंटर स्टेट टीम लगाकर चारों तरफ से बॉर्डर को सील कर दिया था, ताकि जो भी प्रोटेस्ट के लिए आए उसको वहीं पे रोक दिया जाए। रात में ही बॉर्डर पे सारी गाड़ियां वगैरह चेकिंग हो रही थी। अब देखिए, जो भी कुछ होना था वो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होना था। तो इसके बाद इन्होंने एक सिक्योरिटी लेयर न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का जो पूरा बॉर्डर है उस पे भी लगा दी, और पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को 15 सिक्योरिटी जोन में बांट दिया, और हर जोन पे स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और DCP को लगा दिया। इनका एक ही काम था कि प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट तक ना पहुंचे। और जो थर्ड सिक्योरिटी लेयर थी, जो सबसे अंदर थी, जंतर मंतर वाली, जहां पे एक्चुअल प्रोटेस्ट चल रहा था इतने दिन से, यहां पे 3 लेयर पुलिस की चारों तरफ से लगा दी। ये पुलिस का ये जो पूरा चक्रव्यूह बनाया गया था, हर लेयर पर स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस एजेंसी को हर थोड़ी देर में ब्रीफिंग दी जा रही थी कि कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। और रियल टाइम डेटा के बेसिस पे जहां पे भीड़ ज्यादा हो रही थी, पुलिस का मोबिलाइजेशन बैक टू बैक वहीं पे करना शुरू कर दिया गया था। ये सारी चीजें करने के बाद भी भीड़ नहीं रुक रही थी, तो मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई इस एरिया के अंदर, और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के सारे हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे डाल दिया गया। लेकिन जब सिग्नल जैमर्स की वजह से मोबाइल बंद हो गए थे, तो एज पर द प्रिंट एंड द ट्रिब्यून, तो प्रोटेस्टर्स ने ब्रायर और बिटचैट नाम के ऑफलाइन ब्लूटूथ मैसेजिंग एप्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। इन ऐप की खासियत ये है कि ब्लूटूथ के थ्रू ये बिना मोबाइल नंबर, बिना इंटरनेट के काम करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की खासियत ये है कि जितनी घनी भीड़ होगी, नेटवर्क उतना स्ट्रांग होगा। तो ये इंफॉर्मेशन पुलिस के पास भी पहुंच गई कि कुछ लोग इस तरीके के ऐप यूज कर रहे हैं। जैसे ही पता चला, होम मिनिस्ट्री की साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने गिटहब को ऑर्डर भेजा कि अगले 3 घंटे के अंदर बिटचैट का कोड हटा दो। जैक डॉर्सी जो है, जिसका बिटचैट है इस समय, इसने उस कोड को हटाने से भी मना कर दिया, और पूरा जो ऑर्डर था जो इंडियन गवर्नमेंट का, उसने इसको उठा के पब्लिकली पोस्ट कर दिया। तो इससे और ज्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा। चेहरा देख के पहचाना जा सके कि कौन है, पुलिस ने AI पावर्ड फेशियल रिकॉग्निशन नेटवर्क AFRS जंतर मंतर पे अलग अलग जगह पे इंस्टॉल कर दिए, ताकि कैमरे में फेस देख के जो भी प्रोटेस्टर है उसकी सारी डिटेल निकल जाए। और इस चीज के ऊपर भी कोर्ट में उठा के PIL डाल दी गई। अब इसके बाद डेट आती है 20 जुलाई 2026। अब यहां से 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रही भीड़ थी, दूर दूर से आए लोग थे। दूसरी तरफ हफ्तों से प्लानिंग कर रही स्टेट मशीनरी थी, और यहां पे क्वेश्चन बस इतना था कि पहले कौन झुकेगा। अब इसी टाइम पे जंतर मंतर पे एक पत्थरों से भरा हुआ ट्रक खड़ा हुआ मिलता है। अब दिल्ली के बीचों बीच हर तरफ जहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है, पत्थरों के साथ ही ट्रक पहुंचा कैसे? इस पे CJP ने एलिगेशन लगाए कि पत्थरबाजी के केस में फंसाने के लिए पुलिस ने ये किया है। ये जो ट्रक था, इसका नंबर था HR63E6865। जब इसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ये ट्रक 4 दिन पहले 16 जुलाई को एक केस के अंदर दिल्ली पुलिस ने सीज किया था। ये उस FIR की कॉपी है, और सीज करने के बाद इस ट्रक को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो था वहां पे पहुंचा दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो पुलिस का ट्रक जो कि सीज हो चुका था, वो वहां तक पहुंचा कैसे? प्रोटेस्टर्स जो थे, उनका प्लान ये था कि 9 बजे ये सारे लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगे, और फिर वहां से ये लोग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के नाम एक लेटर लिख के पार्लियामेंट के गेट नंबर 38 तक जाएंगे, और ये लेटर प्रेसिडेंट को देके वापस आएंगे। तो सारी चीजें सेट थी। मॉर्निंग में ये लोग, सोनम वांगचुक की जो वाइफ थी, वो हॉस्पिटल में थी, तो उनका वेट कर रहे थे कि वो हॉस्पिटल से जब आएंगी तो CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके उनके साथ मिलकर पूरे मार्च को लीड करेंगे। लेकिन वांगचुक की जो वाइफ थी, उनको आने में लेट होता जा रहा था, और जितना लेट हो रहा था उतनी भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। और भीड़ का जो प्रेशर पॉइंट था, वो 2 जगह से मेनली ट्रिगर हो रहा था। अलग अलग जगह था, लेकिन मेन 2 जगह थी। एक तो जंतर मंतर था, दूसरा मेट्रो स्टेशन था। तो पहला पॉइंट तो जंतर मंतर था। जंतर मंतर में पुलिस ने क्या किया था कि सारे जो एग्जिट थे उनको सील कर दिया था, और एक गेट खोला था, और जो प्रोटेस्टर आ रहे थे उनको एंट्री दे दी जा रही थी, लेकिन बाहर निकलना अलाउ नहीं किया गया। मतलब कि जंतर मंतर पे रहो, पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाने देंगे।
और ये जो आइडिया था ये पुलिस को एक तरह से उस टाइम पे बैकफायर भी कर गया, क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट में भीड़ बढ़ तो सकती थी जंतर मंतर पे, लेकिन घट नहीं सकती थी। तो ये वाला जो पॉइंट था ये प्रेशर कुकर की तरह बनने लगा, जो अब बस थोड़ी देर में फटने वाला था। तो एक तो ये जंतर मंतर वाला जो पॉइंट था ये था। दूसरा ट्रिगर पॉइंट था जो 5 मेट्रो स्टेशन से प्रोटेस्टर आ रहे थे, तो पुलिस ने पहले तो उनको रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं रुक रहे थे तो वही मेट्रो स्टेशन पे बैरिकेडिंग लगा दी। तो ये 2 बड़े बड़े पॉइंट बने जहां पे भीड़ हर सेकंड बढ़ रही थी और पुलिस के लिए हर सेकंड इनको रोकना मुश्किल होता जा रहा था। ये जो इमेज आप देखोगे इसमें पार्लियामेंट तक पहुंचने वाली जितनी भी रोड्स हैं जिसपे एक डॉट लगा हुआ है, ये सारे बैरिकेडिंग लगे हुए थे। तो अब इसके थोड़ी देर बाद ही वांगचुक की जो वाइफ थी वो 10 बजे जंतर मंतर पे पहुंच जाती है और फिर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के जूस पीकर अपना अनशन तोड़कर अनाउंस करते हैं कि संसद मार्ग की तरफ चलो। लेकिन ये बोलने के तुरंत बाद अभिजीत दीप के जो थे वो स्टेज के पीछे की तरफ गए। तो कुछ लोगों को लगा कि अभिजीत दीपके को ही फॉलो करना है, तो भीड़ का एक ग्रुप दीपके के पीछे ही स्टेज के पास रह गया और दूसरा ग्रुप जो मेन गेट की तरफ था वो अलग डायरेक्शन में बढ़ने लगा। दूसरा जो मेट्रो स्टेशन पे पुलिस भीड़ को रोक रही थी, ये मार्च वाली बात जब वहां तक पहुंची तो वो लोग भी कंट्रोल से बाहर हुए और आगे बढ़ने लगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो लीडर थे जिनको मार्च लीड करनी थी वांगचुक हॉस्पिटल में थे, दीप के पीछे साइड रह गए थे, बाद में ट्रक में आ गए। सौरभ दास और आशुतोष रंका ये जेपी नड्डा के पास थे। सारे ऑपोजिशन लीडर कहां गायब हो गए पता ही नहीं चला। तो ये जो लीडरलेस भीड़ थी इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो यहां से भीड़ ने क्या किया कि जो जिस लोकेशन पे था वहीं से बिना किसी कोऑर्डिनेशन के पार्लियामेंट की तरफ पहुंचने लगा। और यही वो पॉइंट था करीब 11 बजे जब सारी चीजें हाथ से बाहर होने लगी। सबसे पहले बैरिकेड तोड़ के प्रोटेस्टर्स एसबीआई बिल्डिंग को क्रॉस करते हैं। 11:15 पे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बैरिकेड के आगे निकलते हैं। 11:45 पे पटेल चौक और 11:54 पे केरला हाउस। और यहीं से जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो पहली चीज तो पुलिस की प्रिपरेशन इस तरीके की होनी चाहिए थी कि ये नौबत ही नहीं आती। और जब ये नौबत आ चुकी थी तो पुलिस को कमर के ऊपर मारना अलाउड नहीं था, लेकिन लाठियों से सर फोड़े गए। के टाइम पे उन्होंने गोली मारी, आपने लाठी मारी। किसी का पैर टूटा, कई बेहोश हो गए। एक होता है डंडे से डरा के भीड़ को दूर करना, एक होता है खुंदक निकालना। बैठे हुए प्रोटेस्टर्स के बीच में भी टीयर गैस के गोले छोड़ दिए। कुछ मेल पुलिस वालों के लड़कियों को पीटने के भी वीडियो बाहर आए। कई ऐसे भी वीडियो बाहर आए जहां पुलिस वाले लड़कियों के सेंसिटिव पार्ट पे डंडे से अटैक कर रहे थे। और कुछ लोग सिविल ड्रेस में भी मार रहे थे। क्यों मार रहे थे, कौन थे लोग, कुछ पता नहीं चला। और ये सारी चीजें करने के बाद भी पुलिस बैरिकेडिंग सबको हटा के जो प्रोटेस्टर्स थे संसद से 700 मीटर दूर अशोक रोड और संसद मार्ग के इंटरसेक्शन तक पहुंच गए थे। इनको रोक तो लिया गया लेकिन हर तरफ क्योस हो गया। हर तरफ लाठी डंडे यही सब दिखाई दे रहे थे। कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल एक बैटल जोन की तरह बन चुका था। ये वो टाइम था जब पुलिस वालों के ऊपर भी हमले होने लगे। पुलिस ने कहा कि पैलेट गन जो थी वो नहीं चलाई, लेकिन दिल्ली पुलिस का अपना रजिस्टर होता है जिसमें पुलिस अपने ऑपरेशन की डिटेल्स लिखती है। जनरल डायरी बोलते हैं उसको। एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जनरल डायरी में लिखा था 55 राउंड नॉन इलेक्ट्रिकल शेल, 15 राउंड इलेक्ट्रिकल शेल, 5 टीयर गैस ग्रेनेड और 2 राउंड एंटी राइट गन और प्लास्टिक पैलेट। एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया ये सारी चीजें डीसीपी रैंक ऑफिसर के ऑर्डर पे की गई। अब देखिए इस प्रोटेस्ट के अंदर बाहर के एलिमेंट थे या ऑपोजिशन के लोग थे, ये बहस चलती रहेगी, लेकिन एक बात से हर कोई एग्री कर रहा है कि इस प्रोटेस्ट में वो स्टूडेंट्स और यूथ भी थे जिनके जेन्युइन इशू थे। एक गरीब आदमी के लिए इस एग्जाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है गरीबी से बाहर निकलने का, लेकिन इसमें भी अमीर लोग अपने पैसे और अपने बड़े कनेक्शन का यूज करके पेपर खरीद लेते हैं। पेपर लीक करा के ये लोग गरीबों का हक मारते हैं। पेपर लीक सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले 1.5 साल से मैं खुद इन मुद्दों के ऊपर वीडियो, ट्वीट, शॉर्ट्स, रील सब बना चुका हूं। यूपीएससी का एग्जाम लीक नहीं होता, मतलब एक मैकेनिज्म तो है देश के पास जिससे पेपर लीक रोका जा सकता है। तो फिर ये नीट, एसएससी, इन सब में क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? ये कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, ये नीयत की कमी है, नेग्लिजेंसी है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये अगले दिन ही बंद हो जाएगा, बस इंटेंट की बात है। और पेपर लीक होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक नीट पेपर लीक से री एग्जाम, स्टूडेंट के ट्रेवल, कोचिंग टाइम, इन सबको अगर मिला दो तो देश का लगभग 2000 से 5000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। आप कोई भी सर्वे करवा लीजिए, स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं और इनकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है। इनका सिर्फ इतना कहना है कि हमारी जो मेहनत है उसका बस इंसाफ दे दो, लेकिन बदले में इनको क्या मिल रहा है? लाठियां,
आंसू गैस, वो बर्ताव जो शायद किसी क्रिमिनल के साथ भी ना किया जाए। और अगर उसमें बाहर के एलिमेंट घुस भी गए हैं तो गवर्नमेंट के पास उस लेवल की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ना घुस पाए, वरना ऐसे तो किसी जेन्युइन कंसर्न के लिए भी कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। देखिए ये हेडलाइन जो है ये निपट जाएंगी, ये हैशटैग उतर जाएंगे, ये जो वीडियो बना रहा हूं ये भी पुरानी हो जाएगी, सब भूल जाएंगे। लेकिन वो बच्चा जिसका पैर टूटा, वो लड़कियां जिनके साथ बदसलूकी हुई, वो हमेशा याद रखेंगी कि सरकार के दरवाजे पे उनके साथ पुलिस ने क्या किया। वो पुलिस जिसका काम था उनको प्रोटेक्ट करना। ऐसे ही है भाई, वीडियो काफी कमाल की थी, लेकिन जो ये भाई इंफॉर्मेशन है ना, ये पहले किसी ने नहीं बताई। और यही चीज है कि भाई जैसे एक उनका प्लान बना, वो डिटेल बाद में भाई वो शो कर तो देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर पुलिस पर आ जाए ना, तो भाई उन्होंने एक अपनी बहुत एक हाई लेवल की प्लानिंग की हुई थी कि हमने जो प्रोटेस्ट है ना, सर को उठाने की जो थी हाँ, प्लानिंग वो कमाल की थी, उनको भी उठाने की, और प्रोटेस्ट को हमने भाई रोकना कैसे है। अब देखो ना, ये एक थोड़े से मुद्दा एक बढ़ जाता है, आगे चीजें काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते चीजें काफी हद तक पहुंच सकती हैं। लेकिन भाई ये एक चीज माननी पड़ेगी कि इंडिया में किसी की जान नहीं गई हाँ। प्रोटेस्ट में, और ना ही किसी ने आगे फ्रंट पर गोली आकर चलाई है कि हमने इनको गोलियों से भून देना है। वो एक बाकी लाठी चार्ज जो है ना, वो भाई काफी हुआ है, लड़कियों के साथ भाई बदतमीजी हुई है, वो सारा कुछ हुआ है। यही चीज आप भैया हमारी कंट्री में भी छिड़ चुकी है, कश्मीर में ऐसी ऐसी, मतलब कि उधर तो लोगों को मारे, चलो वो तो एक अलग है भाई, उधर इधर तो नाम ही ना लो, ये कितना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई इनमें मतलब जो बोलने वाला भी बंदा नहीं है कि उनके हालात पर हम कैसे एक बात करें। लेकिन इंडिया में ये एक चीज है कि भाई जो एक जेंजी थे ना, या जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, स्टूडेंट ने एक जायज प्रोटेस्ट किया था, उनकी भाई डिमांड उन्होंने जरूर मानी है। और अब आस्ता आस्ता ये मुद्दा उनका भाई चलता रहेगा कि पेपर क्यों लीक हुआ, उन्होंने भाई रिजाइन भी दे दिया। ये एक चीज हमें देखने को नजर जरूर आएगी, लेकिन ये आगे चीज जाकर पुरानी भी हो जाती है। बाकी अगर भाई देखा जाए ना, तो अब प्रोटेस्ट तो हो गया खत्म है, सामने मतलब कि एक साइड पर हो गया। लेकिन अब ये है कि कुछ लोग एक नाजायज डिमांडें भी कर रहे हैं, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन दो, और ये चीजों की भी डिमांड अब इंडिया में उठ गई है, जो कि एक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक है एक बात गवर्नमेंट ने मानी है भाई, वही बात बहुत है। डेमोक्रेट या डेमोक्रेसी में भाई ऐसे होता है कि आपकी डिमांडें मानी तो जा रही हैं, लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट किसी और कंट्री में होता तो भाई नामो निशान नहीं होना था, कोई कुछ भी नहीं होना था। हाँ, पाकिस्तान में तो भाई इन्होंने मतलब कि ये जो प्रोटेस्ट वाले सारे थे, इनका पता ही नहीं चलना था भाई। यहाँ प्रोटेस्ट की जंतर मंतर की बात करें तो वहाँ पे भाई लाठी चार्ज तो जारी बात है बहुत ज्यादा हुआ है, पर ये नहीं हाल किया गया जो यहाँ पे भी हमारे कश्मीर में इस टाइम पे चल रहा है। वो तो भाई देखने के सीधी सीधी जो है ना फायरिंग कर रहे हैं, और बंदे भाई देखने कितने मार दिए और कितने को वो उठा के ले गए। बाकी भाई यहाँ पे भी कम नहीं किया गया, भाई ने जो एक्सप्लेन है ना वो अच्छे तरीके से किया है। ऐसे ये नहीं कि एक साइड की उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि भाई शायद उन्होंने सब कुछ किया पुलिस वालों ने, पर मेन यार हुकूमत का था कि आप अगर देख लें कि उन्होंने सारी चीजें संभाली कैसे। जैसे पुलिस ने वो प्लानिंग की, जंतर मंतर से वांगचू सर को उठाया, फिर हॉस्पिटल लेके गए, वहां से जो रिपोर्ट्स आई, और सबसे मेन किरदार इसमें भाई वांगचू सर की बीवी ने दिया। जैसे उसने बताया था कि ये जो आप पोटेशियम या ये चीजें बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ अब कराइए रिपोर्ट तो ये आ रही हैं 3.5 आ रही हैं, आप क्या कह रहे हैं। तो उन्हीं रिपोर्ट्स को फिर उस जगह से ना हटाया गया, और जब दूसरा देना था, दूसरे क्या अदालत में चीजें देनी थी, वहां पे भाई उस चीज को हटा दिया गया। इस बात से यही जाहिर होता है कि उन्होंने बहुत चीजें जो है ना वो भाई छुपाई हैं। इस चीज की वजह से ना भाई अब ना बुरा इम्पैक्ट तो पड़ेगा, पर भाई ये क्या उन्होंने रिजाइन भी उस बंदे का ले लिया। और भाई ऐसे ही होते हैं कि अगर आप अपनी कंट्री में, एक डेमोक्रेसी कंट्री में प्रोटेस्ट करते हैं ना, तो आपको ना भाई आपकी जो बात है ना वो मानी जाएगी। ये नहीं कि आपके ऊपर सीधी फायरिंग की जाएगी, आपको भाई जान से मार दिया जाएगा। यार वो पुलिस ने कितनी प्लानिंग की हाँ, और कमाल का मतलब कि उन्होंने स्कैंडल लगाया हुआ है। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और अंतरेश भाई ने वही एक पूरे जो प्रूफ है ना वो सामने रख के उन्होंने वीडियो बनाई है, ताकि ये कि एक लोगों को क्लियर हो जाए कि पीछे जो चीज़ें चल रही थी ना वो क्या है।
हम तो एक फ्रंट साइड से देख रहे हैं कि वो भाई अभिजीत आ रहा है, इधर से सोनम वांगचुक सर आ रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं। लेकिन ये पता चलता है कि जब ये पीछे की जो एक न्यूज़ है ना वो निकलती है कि पीछे क्या प्लानिंग थी। अब देखें कि जो पुलिस वाले जितने भी थे ना, उनको इस बेस के ऊपर बुलाया गया था कि कोई ड्रिल होने वाली है जिसके लिए आपको 10-10 पुलिस वाले लेके आने हैं। लेकिन देखें कि रात को ये प्लानिंग चली है, सुबह तक प्लानिंग हुई है, और एकदम से उन्होंने देखे पूरे सिग्नल, पूरे रोड, एक जो प्लानिंग है, पूरे डॉक्टर बन के आ गए। ये सारी चीज़ें जो है ना, जो एक जब गवर्नमेंट लेवल पर होती है ना, तो उनकी प्लानिंग एक अच्छी होती है और ये एक एक चीज़ को फाइनल करने के लिए ये चीज़ें करते हैं। अब ये है कि एक पुलिस वालों को जो सही लगा, या एक जो एक उनका था ना कि अगर हम ये करते हैं तो प्रोटेस्ट रुक जाएगा, क्योंकि उनका लीडर ही हट जाएगा तो फिर प्रोटेस्ट करेंगे कैसे। वहीं से एक चीज जब शुरू हुई है ना, कि जब लोगों ने देखा कि यार ये कैसे एक आते हैं और आए एक बंदे को उठा के ले गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है, तो तभी ये ज्यादा चीजें बढ़ी। और भाई देखें कैसे लोगों ने एक एंट्री ली है, पता ही नहीं चला, कोई मेट्रो स्टेशन से आ रहा है, कोई किसी साइड से आ रहा है, कोई किसी साइड से, पता ही नहीं पुलिस वालों को चला। और एक दम से जब एक भीड़ पड़ी है तो तब पुलिस वालों को भी समझ नहीं आया कि हमने क्या करना है, और प्रोटेस्टर जो है उनको भी नहीं समझ आया कि किस साइड जाना है। बस उन्होंने अपना फैसला किया और बढ़ते गए। और तभी भाई पुलिस वालों को जब ये ऑर्डर मिलते हैं, जाहिर सी बात है जो भी पुलिस वाले करते हैं ऑर्डर के तहत करते हैं, लेकिन सर ने एक बात सही की है कि आपको ज़रूर एक मतलब कि एक हक है कि आप प्रोटेस्टर को रोकें, लेकिन आप अपने अंदर का जो गुस्सा है ना वो ना निकालें भाई, कि ऐसे डंडे दे रहे हैं, डंडे मार रहे हैं भाई, पूरा एक जो अपना है ना गुस्सा वो निकाल रहे थे, खतरनाक वाला। भाई ये चीज़ है कि ऐसी वीडियो जो नितेश ने सर ने बनाई है ना, पहले किसी बंदे ने भी ऐसी वीडियो नहीं दिखाई और ना ही किसी ने बोला है कि ये सब कुछ हुआ है। ये चीज़ देखें कि सबसे पहले उन्होंने कमिश्नर को कैसे वहाँ से चेंज किया है, उसका तबादला किया है, और जो थोड़ा सा दलेर बंदा था उसको उन्होंने वहाँ से उठाया है और इधर ला कर भी उन्होंने कमिश्नर बना दिया। और उसके पीछे जो उन्होंने एक प्लानिंग की है, और वो चीज़ देखें कि भाई सोनम वांगचुक को उन्होंने किस तरह एक सिविल कपड़ों में वहाँ से उठाया गया और उनके ऊपर सफ़ेद चादर डाली गई, और जैसे ही उसको भाई उस पर ले जाया गया, उसकी भाई वो जो एक बॉडी में सिस्टम है, ठीक है, वो उन्होंने कैसे उसको भाई डिस्टर्ब किया है। दूसरी ये चीज़ देखें कि भाई दिल्ली पुलिस के पास 2 दिन पहले वो ट्रक उनकी कस्टडी में उन्होंने अपने कस्टडी में लिया हुआ है, और 2 दिन बाद जिस दिन भाई वो उन्होंने आगे मार्च करना था, उस दिन वो पत्थरों से भरा ट्रक भी उन्होंने अवाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया, स्टूडेंट के सामने, कि ये आपके पास पत्थर हैं, आप पुलिस पर फेंके, पुलिस आपको मारेगी और एक जो है सिस्टम है ये खराब हो जाएगा। तो ये पुलिस खुद उनको जाकर ट्रक दे रही है। दो 2 दिन पहले तो पुलिस कस्टडी में अपनी ले रही है वही ट्रक, और 2 दिन बाद पुलिस खुद उसको अवाम के अपना जहाँ पर जुलूस है वहां पर वो खड़ा भी कर रही। तो ये कहाँ से ये चीजें आ गई? तो ये इससे यही पता चलता है कि भाई इन्होंने अवाम के साथ ये कुछ करना था, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि इस तरह स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और ये जब आगे मार्च करेंगे तो जाहिर बात है जब ये अगर असेंबली में पहुंचे हैं तो वहां पर हंगामा हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर ये पथराव करें और जो पुलिस और इसकी झड़पें हों, और वही हुआ। उन्होंने भाई उनके साथ यही कुछ किया, पथराव भी हुआ, पुलिस वालों ने भी मारा, और लड़कियों के साथ भी जुल्म हुआ। और कुछ तो पुलिस वाले ऐसे थे जो ऐसी गंदी हरकतें लड़कियों के साथ कर रहे थे, हालांकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कुछ तो भाई पुलिस वाले ऐसे अपना स्टूडेंट को मार रहे थे जैसे इनकी भाई कोई उनसे हकीकी दुश्मनी है। वो एक पुलिस वाला का देख रहे थे आप, वो डंडे ऐसा मार रहा था कि उसको कोई परवाह नहीं थी कि अगर किसी के सर में लग गया वो मर जाएगा। भाई मारने का कोई तरीका का होगा, आपको धड़ से नीचे, यहाँ से नीचे नीचे मारना है, चाहे टांग पे मारे, चाहे पीछे मारे, चाहे किसी चीज पे मारे। यहाँ से ऊपर मारना तो आपका हाथ ही नहीं यहाँ से बनता। लेकिन उन्होंने भाई अपनी जो बात उनकी थी, उन्होंने भाई अपनी बात मनवाई है, और वही इस्तीफा गवर्नमेंट को देना पड़ा। इस तरह ही भाई ये देखे कि भाई पुलिस वाले ने जो काम किया है कि सिविल कपड़ों में आकर भाई उसको उठाकर लेकर गए हैं, कि यहाँ देकर के भाई उसकी अपना जो तबीयत है वो भी खराब हो चुकी थी।
तो भाई फिर भी उस आदमी ने भाई अपनी हिम्मत जो है ना वो नहीं आ रही है कि उसने अपना जो एक मिशन था ना उसको कंप्लीट किया गया। यहाँ दिक्कत के भाई जो एक वो तलीम का वजीर है उसका इस्तीफा भी उन्होंने दिलवाया गया। और हमें तो भाई कहा गया कि पूरा अमन हुआ गया, लेकिन इधर भाई वीडियो में तो कुछ और ही नजर आ रहा है कि एक पुलिस वाले कैसे भाई उधर आवाम को भाई मार रहे हैं और कोई उनको भाई कोई रोक नहीं रहा गया। वो तो भाई डंडों से भाई आवाम जो अपना आए हैं उनको भाई डंडों से मार रहे हैं। और यहाँ तक के भाई लड़कियां जो है वो भी काफी जख्मी हुई हुई हैं लेकिन फिर भी भाई वो उधर से भाई मैदान छोड़कर नहीं गए। उन्होंने भाई जो अपना तलीम का वजीर है उसका इस्तीफा भाई लिया है और अपनी भाई जो उनकी एक मांगे थी वो भाई उन्होंने पूरी करवाई है। ऐसे ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल।